नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज। देखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में ऊर्जा के संसाधन के कौन से सोर्स हैं और उनसे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर एक एक करके डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अगर ऊर्जा की बात करें तो जो एनर्जी है आज के समय में भारत ही नहीं, भारत के किसी छोटे क्षेत्र के लिए भी सबसे अहम संसाधन है। और उसमें भी मध्य प्रदेश जैसे एक उभरते हुए राज्य के लिए देखें तो ऊर्जा के रूप में सबसे अहम जरूरत हो जाती है। तो ऊर्जा किसी भी राज्य के संदर्भ में देखें तो उसकी जो भी आर्थिक स्थिति है, उसकी जो औद्योगिक स्थिति है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला मानी जाती है। और बढ़ती भी जो ऊर्जा जरूरतें हैं, ऊर्जा की जो मांग है, उसे पूरा करने के लिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जैसे राज्य की, तो ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इसके अलावा देखेंगे जो गैर परंपरागत जो सोर्स है एनर्जी के, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात की जाए, चाहे विंड एनर्जी की बात की जाए, जियो थर्मल एनर्जी की बात की जाए, तो इन जैसे सोर्स जो हैं, जो स्रोत हैं, उनका तेजी से क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश विकास कर रहा है और उससे अपनी जो भी औद्योगिक जरूरतें हैं, ऊर्जा जो जरूरतें हैं, उनको पूरा कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तौर पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी ऊर्जा के अलग अलग जो प्रकार हैं वो आप पहले से जानते होंगे कि एक परंपरागत स्रोत हैं जो क्षय होते हैं, धीरे धीरे उनका डीके होता है, वो समाप्त होते हैं। जैसे मान लिया जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये क्या होता है जैसे जैसे हम यूज करेंगे ये धीरे धीरे इनकी मात्रा कम होती है। और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गैर परंपरागत सोर्स होते हैं जिन्हें अक्षय ऊर्जा कहते हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं जो रीन्यूएबल है। जैसे बहुत सारे आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी है, वो समाप्त होगा नहीं, आप चाहे जितना यूज कर लीजिए। विंड एनर्जी है या फिर बायोमास है या बायोगैस है, ये क्या है, ये रीन्यूएबल है। और वैसे अगर आप जैसे थर्मल एनर्जी है, परमाणु एनर्जी है, फोसिल्स जो हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये समाप्त होते हैं। अगर इनके प्रभाव की बात करें तो देखिए, अगर जो परंपरागत इस तरह के एनर्जी सोर्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके जो भंडार हैं वो क्या है, वो इस पृथ्वी पर सीमित है और भविष्य में जो अंधाधुंध इनका उपयोग हो रहा है तो आने वाले समय में ये समाप्त भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल जो एनर्जी के सोर्स हैं, वो अनलिमिटेड है, असीमित है और वो भविष्य में समाप्त होने की स्थिति उनकी नहीं है। पर्यावरण को अगर देखेंगे तो जो परंपरागत एनर्जी के सोर्स हैं उनकी तुलना में 9 के बराबर क्षति पहुंचाते हैं। जैसे जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण एनर्जी से जुड़ी हुई जो बातें हैं कि मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, उसका विकास कब शुरू हुआ, तो इसकी जो जड़ें हैं ये 1950 से जुड़ती हैं। ग्वालियर में 240 किलोवाट का जो स्टीम टरबाइन है, उसके द्वारा पहली बार मध्य प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन है उसकी शुरुआत हुई। और आज़ादी के बाद अगर देखेंगे तो 1948 में मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय जो अधिनियम है वो लागू किया गया। इसके बाद देखेंगे 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत जो मंडल है उसका गठन किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर में बनाया गया। बाद में 80 के दशक में देखें तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास जो निगम है उसकी स्थापना हुई, नवीन और अक्षय ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई। और 60 के दशक में आप देखेंगे तो राज्य ग्रामीण जो विद्युतीकरण जो निगम है उसकी स्थापना करते हुए इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में बनाया गया। कई जो मध्य प्रदेश की गैस आधारित जो ऊर्जा परियोजना है उनमें आप देखेंगे सबसे जो फेमस है वो भांडेर गैस आधारित जो विद्युत गृह है जो ग्वालियर में है, प्रदेश का यानी एमपी का ये पहला गैस आधारित क्या है, ये परियोजना है। इस परियोजना में अगर देखेंगे जो भी गैस की सप्लाई होती है, जो गैस की आपूर्ति होती है, वो कहाँ से होती है, तो इसमें 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे, HBJ। अब ये 3 नाम कौन से हैं, पहला जो है इसमें क्या है वो हजीरा है, आप सभी इससे एक पाइपलाइन भी गुजरी है, हजीरा। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपुर, दूसरा कौन सा है
तो वो बीजेपुर है। और तीसरा जो जे है, जे का मतलब क्या होता है, वो जगदीशपुर है। और इन्हीं के नाम से आप देखेंगे तो एक जो पाइपलाइन है वो भी संचालित की जाती है। तो ये जो पाइपलाइन है एचबीजे, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ से जुड़ती है, तो इसका संबंध एमपी से भी होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गैस आधारित जो ऊर्जा परियोजना है वो शहडोल है। सुहागपुर कोल बेड जो मेथेन परियोजना है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ये रेगुलेटेड है। कोयले की खदानों के नीचे जो भी उपस्थित मेथेन गैस है उस पर ये बेस्ड पूरी परियोजना है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो गैस आधारित सबसे अहम परियोजनाओं में इसे शामिल किया जाता है। और इसके अलावा देखेंगे बीजेपुर जो गुना है, गैस आधारित जो विद्युत परियोजना है, ये गेल के द्वारा संचालित है। और सबसे खास बात क्या है कि एक बड़ी परियोजना है, लगभग 380 मेगावाट क्षमता उत्पन्न करने की बात कही जाती है इस परियोजना के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गैस आधारित ऊर्जा परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की। राज्य विद्युत नियामक जो आयोग है, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। उद्देश्य क्या था, तो राज्य में विद्युत वितरण को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। सही दरों पर, शुल्क दरों पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करना क्या है, इस आयोग का अहम कार्य है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विद्युत उपलब्धता और जो भी उत्पादन क्षमता है, तो देखिए उत्पादन क्षमता का जो विकास है वो 1956 में 81 मेगावाट था। फिर धीरे धीरे बढ़कर 2004-05 तक ये क्या पहुंच गया, 6027 मेगावाट है। तो देखिए सफर कितना बेसिक निचले स्तर से स्टार्ट हुआ और कहां तक पहुंच गया। 2024 में देखेंगे तो ये सफर 2004-05 का ये 6000 से 23000 से भी अधिक मेगावाट तक पहुंच गया। ये एमपी का शेयर है। उपभोक्ताओं के संदर्भ में देखें तो जो भी विद्युत आपूर्ति है, गैर कृषि उपभोक्ता 24 घंटे, कृषि उपभोक्ता 10 घंटे, इस तरह की सप्लाई की बात की गई है। अधिकतम जो मांगे हैं 13 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड किया गया 18,444 मेगावाट मांग की पूर्ति प्रदेश के सर्वोच्च स्तर पे की जा रही है। विद्युत ऊर्जा की जो बिक्री है 2023-24 में और 2022-23 की तुलना में देखें तो इसमें वृद्धि हुई है, लगभग 5 से 6% बढ़ चुका है। प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है पिछले 14 वर्षों में 581 किलोवाट पर आवर से बढ़कर अब ये लगभग आप देखिए कि 1332 किलोवाट पर आवर हो चुका है। ऊर्जा विभाग की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग जो कंपनी लिमिटेड है, जबलपुर की है। इसका जो कार्य है विद्युत का उत्पादन करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, जबलपुर में है। कार्य है पावर ट्रेडिंग और वितरण जो भी कंपनियां, उनके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट या इस तरह के व्यवस्था डेवलप करना। 10 अप्रैल 2012 को पावर ट्रेडिंग कंपनी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, एमपी पीएमसीएल कर दिया गया। और 26 अप्रैल 2012 से इसका एमपी एससीबी में विलय कर दिया गया। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें, मध्य प्रदेश जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, विद्युत ट्रांसमिशन का काम करती है। या मध्य प्रदेश का जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर है, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग को ये पूरा रेगुलेट करती है। और मध्य प्रदेश जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है भोपाल, ये भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम या संभाग जो है, इनको यहाँ से सप्लाई मिलती है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न जो पार्ट है, वहाँ पर विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के द्वारा पूरा रेगुलेशन होता है। इंदौर और उज्जैन जो संभाग है वहाँ विद्युत प्रदान की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण जो थर्मल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम आधारित जो भी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे चलने वाली जो परियोजना है वो एमपी में संचालित की जाती है। इसमें सबसे अहम जो है वो चांदनी ताप विद्युत परियोजना है, बुरहानपुर वाली, नेपानगर वाला। मध्य प्रदेश का पहला ये ताप विद्युत केंद्र माना जाता है चांदनी। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, आज़ादी के बाद जस्ट हुई थी। उद्देश्य यही था नेपानगर के जो भी अखबारी कागज़ कारखाने हैं उनको क्या किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई किया जाए। और कोयला की जो आपूर्ति है वो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से नेशनल कोल जो फील्ड्स लिमिटेड नागपुर है उसके द्वारा की जा रही थी। और यहाँ पर जो जलीय स्रोत है यानी जल की जो आपूर्ति है वो स्थानीय सुक्ता नदी के द्वारा किया जा रहा था। प्रारंभिक में 17 मेगावाट और वर्तमान में 177 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन किया जाता है। अमरकंटक जो ताप विद्युत परियोजना है चचाई अनूपपुर में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। प्रदेश की प्रमुख जो कोयला आधारित तापी विद्युत परियोजना है उनमें सबसे ये अहम है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो चचाई क्षेत्र है, चचाई क्षेत्र में ये अवस्थित है। और इस क्षेत्र में अवस्थिति होने के कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके निकट क्षेत्र में क्या है कि जो कोल की सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाती है, वो आपूर्ति इस
प्रोजेक्ट को हो जाती है, यानी कि अमरकंटक का जो विद्युत परियोजना है उसको प्राप्त होती है। सतपुड़ा जो ताप विद्युत सारणी बैतूल है, इसकी जो क्षमता है वो 1330 मेगावाट है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में ये स्थित है और इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहीं पर जो तवा नदी है, उस तवा नदी से स्थानीय नदी है और इससे क्या होती है, जो जल की आपूर्ति है, जो वाटर सप्लाई है, वो सप्लाई इसको प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर है, उमरिया वाला, इसकी क्षमता 1340 है। जो यहाँ पर जोहिला नदी है, उस नदी बाद से जल की जो आपूर्ति है वो इससे होता है। और यहीं पर जो जोहिला क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जोहिला क्षेत्र से क्या होता है कि इस परियोजना को जो भी कोल है, जो कोयला है, उसकी जो आपूर्ति है वो भी प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विंध्याचल बृहद ताप विद्युत परियोजना सिंगरौली वाली है और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्षमता इसकी 3760 है। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र माना जाता है। इसकी आधारशिला 80 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा रखी गई थी। ये जो ताप विद्युत केंद्र है, ये सोवियत संघ और विश्व बैंक की सहायता से क्या किया गया, निर्मित किया गया। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो रिहंद जलाशय है, इस रिजर्वायर के द्वारा अगर आप देखेंगे तो जो जल की सप्लाई है, जो वाटर सप्लाई है, वो सप्लाई क्या की जाती है, वो आपूर्ति प्रदान की जाती है। और राष्ट्रीय जो विद्युत निगम है, जो एनटीपीसी है, दूसरी बात देखिए, जो एनटीपीसी है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा क्या है कि ये पूरी तरह से रेगुलेट होता है और सुपर थर्मल पावर जो श्रृंखला है उसका ये एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो ये अहम इसलिए है कि सुपर थर्मल जो पावर है उसका क्या है, ये एक पार्ट के रूप में भी काम करता है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बीना ताप विद्युत जो केंद्र है ये अहम हो जाता है। इसकी क्षमता 500 मेगावाट है। बिंधन जो प्रदेश है वहाँ पर कोयला क्षेत्र की जो स्थिति है वो इसे अहम बनाती है। चांदनी ताप विद्युत जो केंद्र है नेपानगर बुरहान वाला, इसकी क्षमता 17 है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। नेपानगर के कागज जो कारखाने हैं उनको विद्युत जो आपूर्ति है वो करता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, ये क्या है, सबसे छोटा कह सकते हैं कि ताप विद्युत केंद्र है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा है, 2520 मेगावाट क्षमता है। 2015 में प्रधानमंत्री जो थे हमारे देश के नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। 600 मेगावाट की 2 जो यूनिट्स हैं वो लगाई गई हैं। इंदिरा सागर जो बांध है उससे क्या होता है, इससे वाटर की सप्लाई होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है उसमें इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र जो पुनासा खंडवा है वो सबसे अहम है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, ये जल विद्युत केंद्र माना जाता है, ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र जो मंधाता ग्राम खंडवा है। और सबसे खास बात है कि ये जो परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये एमपी की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है नर्मदा, उसी नदी पर है। टोंस जल विद्युत केंद्र रीवा, बीहड़ नदी वाली जो है, रीवा जिले में बीहड़ नदी पर ये स्थित है। ये नदी कई बार पूछी गई है। पेंच जल विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा और सिवनी इसमें आते हैं। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें क्या है, एमपी भी है और एमपी के अलावा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र भी क्या है, इस प्रोजेक्ट में कंबाइंड रूप से क्या है वो शामिल है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि आखिर किन 2 राज्यों के द्वारा ये परियोजना प्रायोजित की गई है। राणा प्रताप जो सागर है ये रावत भाटा राजस्थान चित्तौड़गढ़ और चंबल नदी पर ये स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये संयुक्त एक तरह से परियोजना है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया। गांधी सागर जो जल विद्युत केंद्र है ये चंबल नदी मंदसौर पे है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पर राजस्थान और एमपी है और यहाँ पर भी क्या है, एमपी और राजस्थान के बीच में ये परियोजना है। बाढ़ सागर जो जल विद्युत केंद्र है सतना शहडोल रीवा, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये बेसिक तौर पे हमने देख लिया। इसके अलावा देखेंगे 2-3 और हैं, जैसे रानी अवंतीबाई है, ये महत्वपूर्ण एक है। इस पर राजघाट जल विद्युत केंद्र है। मड़ीखेड़ा जो जल विद्युत केंद्र है तो ये शिवपुरी कालसिंधी नदी पर है और ये बेतवा नदी पर है, ये नर्मदा नदी पे। तो रिवर जरूर आप याद करिएगा कि किस नदी पर ये परियोजनाएं संचालित हो रही हैं या सेंटर ये रेगुलेट हो रहे हैं। जवाहर सागर जल विद्युत जो केंद्र है ये चंबल नदी पे है, ये जरूर याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। तो ये कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी परियोजना संयुक्त रूप से नहीं है।
तो ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। अगर थोड़ा सा एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात करें तो एमपी में चुटका परमाणु जो एनर्जी प्लांट है मंडला का, स्थान चुटका गांव मंडला में है। स्थिति इसका अभी भी क्या है, ये निर्माणाधीन है, बन रहा है। क्षमता इसकी है 1400 मेगावाट। मध्य प्रदेश का सबसे पहला परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है उस रूप में इसे नामित किया गया है। दूसरा देखिए, भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी का, स्थान भीमपुर शिवपुरी है और निर्माणाधीन है। क्षमता इसकी 2800 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का दूसरा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कुछ गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं, अब पर्यावरण अनुकूल, प्रदूषण रहित और नवीकरणीय के स्तर पे देखें, या सोलर, विंड या फिर बायो, इस तरह के अलग अलग जो नए रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स हैं उन पर आधारित ये ऊर्जाएं हैं। जैसे सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे पहला, तो मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में, और इसके लिए सौर नीति भी एमपी के द्वारा लाई गई है 2012 में। देश का प्रथम सौर एनर्जी ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर लगा है। स्थान कहाँ पर है, इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में। और तीसरा सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वो भी एमपी में लगा है। कहाँ पर, जावद नीमच में। उद्घाटन 2014 में हुआ था। क्षमता कितनी है, तो 151 मेगावाट है। सराहनीय प्रयास है मध्य प्रदेश के द्वारा। सौर ऊर्जा से संचालित जो प्रथम हवाई अड्डा है ये देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर का है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा जो संयंत्र है भारत में वो भोपाल में सांची दुग्ध डेयरी है। और भारत का पहला जो सौर ऊर्जा पार्क है वो रायगढ़ जिला मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जो सौर संचालित टेलीफोन एक्सचेंज है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। प्रथम अभ्रक का आधारित जो सौर संयंत्र है वो इटारसी नर्मदापुरम में है। दूसरा सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वो एमपी में, कहाँ पर है, मंदसौर के सुवासरा में है। क्षमता 250 मेगावाट है। रीवा अल्ट्रा मेगा जो कह सकते हैं कि सोलर परियोजना है वो 750 मेगावाट की है। 2020 में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। रीवा गुड़ तहसील में है और क्षमता इसकी 750 मेगावाट है। इसमें 2,500 की इकाइयाँ बनाई गई हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर संयंत्र में से ये एक है और भारत की प्रथम अक्षय ऊर्जा जो परियोजना है जिसने राज्य से बाहर जो बिजली है वो भी बेची है। तो इस कारण से क्या ये अहम हो जाती है। बिजली वितरण की बात करें तो 24% दिल्ली मेट्रो को और 76% मध्य प्रदेश डिस्कॉम को इसने दिया है। विंड एनर्जी की बात करेंगे तो इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़, आगरा, मालवा, रतलाम, यहाँ पर जो विंड एनर्जी है उसके प्लांट लगे हैं। रतलाम में सबसे अधिक जो विंड एनर्जी है उसके प्लांट लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण जो संयंत्र हैं उसमें प्रथम पवन ऊर्जा जो संयंत्र 1995 में, यहाँ पर जामगोदरानी पहाड़ी जो देवास है वहाँ 64 पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। उनकी क्षमता 15 मेगावाट है। सबसे बड़ा जो पवन संयंत्र एमपी में वो कहाँ पर है, रतलाम में है। 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा जो पवन संयंत्र है वो यहाँ पर रतलाम में ही है। 99.5 मेगावाट उसकी क्षमता है। और सुजलान जो है इस कंपनी के द्वारा देवास में स्थापित किया गया है 58.8 मेगावाट का प्लांट। अब थोड़ा सा बायोमास एनर्जी की बात करें तो जो भी कृषि के अवशिष्ट हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट वेस्ट हैं या फिर जो भी अर्बन वेस्ट हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए बायोमास एनर्जी के उत्पादन को प्राथमिकता दिया जा रहा है। जनवरी 2022 तक कुल जो क्षमता एमपी में वो 119 मेगावाट है। खेड़ा धार का इसके लिए एक प्लांट है। धान की भूसी आधारित जो भी संयंत्र है ये क्या करता है कि लगभग वर्तमान में 0.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इंदौर और बालाघाट में क्या है, भूसी आधारित धान की जो भूसी होती है उस पर आधारित संयंत्र लगाया गया है। कटवा खरगोन में अवशिष्ट जलाकर बिजली उत्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बायोमीथेन की बात करें, बायोमिथेनाइजेशन की, तो पहला जो प्लांट है वो बिट्टन मार्केट भोपाल में स्थापित किया गया। दूसरा जो प्लांट है वो कबीट खेड़ी इंदौर में, और प्रथम द्वितीय तृतीय बायोमास जो संयंत्र है वो बैतूल में, विदिशा में और कटनी में स्थापित किया गया। इनकी जो क्षमता है 24.4 मेगावाट है। अब थोड़ा सा ऑयल गैस की बात कर लेते हैं तो 6 दिसंबर 2018 को ओएनजीसी ने विंध्यन बेसिन में 3000 मीटर पर गैस की खोज की है। पहली गैस जो खोज है वो दामोह में नोएडा 2012 में की गई थी। वर्तमान जो गैस बेसिन है ये दामोह, जबेरा, कटनी क्षेत्र जो जबलपुर के काफ़ी नज़दीक है वहाँ पर खोजा गया है। इसके अलावा देखें महत्वपूर्ण नीति की बात करें तो नवीकरणीय जो ऊर्जा पॉलिसी 2022 है वो एमपी की लाई गई। लक्ष्य था 2027 तक 50,000 करोड़ निवेश का ऊर्जा उत्पादन करना है। 10,000 करोड़ निवेश के साथ उपकरण भी निर्माण करना है। 30% नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका हिस्सा
बनाना है, 10,000 मेगावाट के रिन्यूएबल जो पार्क हैं वो डेवलप करना है, राज्य के बाहर लगभग 10,000 मेगावाट जो बिजली है वो निर्यात करना है, यानी कि बेचना है। और यही नहीं, इसमें 2030 तक 50,000 से अधिक जो नौकरियां हैं वो सृजन करना है। सभी अलग अलग जो हेरिटेज सिटी हैं वहाँ पर ग्रीन सिटी डेवलप करना है। व्यापक ई जो मोबिलिटी है, यानी कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है उसे प्रमोट करना है। वर्तमान में एमपी में देखेंगे कुल अक्षय ऊर्जा की जो आपूर्ति है तो देश में छठा स्थान है इस राज्य का, और कुल सौर संभावित जो क्षमता है वो 61,660 मेगावाट है। नहीं, राष्ट्रीय क्षमता का लगभग 10% क्या है अकेले एमपी के पास है। कुछ महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजना है उसमें आप देखेंगे मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना है, ये 2016 में स्टार्ट की गई। 5 लाख पंप जो कनेक्शन है वो उद्देश्य था, बजट 4,000 इसके लिए करोड़ निर्धारित किया गया था। दूसरा जो इंदिरा गृह ज्योति योजना है 2019 में स्टार्ट किया गया, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार थे यानी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उनको 100 रुपये प्रति माह में बिजली देना है। सौभाग्य योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी, बीपीएल से ऊपर यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से गरीबी रेखा से ऊपर जो परिवार है उन्हें 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन देना। 100% लक्ष्य पहले पूरा करने वाले जो जिले थे उसमें इंदौर, मंदसौर और आप देख सकते हैं नीमच थे। उजाला योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी, 9 वाट के एलईडी जो बल्ब हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, और इसके साथ ही लोगों तक अधिक से अधिक जो विद्युत है वो पहुंचाने का जो प्रयास है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या जो भी निकाय हैं उनके द्वारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो भी ऊर्जा संसाधन हैं उनकी वर्तमान जो स्थिति है, कितना उत्पादन कौन से सेक्टर में हो रहा है, या परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं या गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो उनकी स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, उनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।